हेलो एवरीवन, आज का सेशन क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 2 का है जिसका नाम है राजा किसान और नगर। अगर आपने हिस्ट्री का चैप्टर 1 नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि हमारे चैनल पे क्लास 10th एंड 12th की तैयारी कराई जाती है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको इसी वीडियो में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सभी प्रश्न कराए जाएंगे, तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक। सबसे पहले आप देखते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है कि प्राचीनतम शहर राजगीर के बारे में कुछ तथ्यों का उल्लेख कीजिए। जो प्राचीन शहर जो राजगीर है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो देखिए आंसर में लिखना है कि राजगीर मगध राज का एक महत्वपूर्ण राजधानी नगर था। वो राजगीर क्या था? एक मगध राज का महत्वपूर्ण राजधानी था। पहले क्या था? राजधानी था राजगीर। ठीक है, तो इससे पहले राजगीर कहा जाता था, इससे पहले राजगीर को राजगृह कहा जाता था। ठीक है, जो एक प्राकृतिक भाषा का शब्द है जिसका शब्दार्थिक अर्थ होता है कि राजा का घर, और राजगृह का अर्थ होता है राजा का घर। यह वर्तमान में बिहार राज्य में है और यह नदी के किनारे पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ओके, जब तक पाटलिपुत्र मगध की नई राजधानी बनी तब तक राजगीर ही पूर्व भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीति का केंद्र रहा। देखिए, अभी बाद में पाटलिपुत्र को यानी मगध की राजधानी बना दी गई, और पाटलिपुत्र से पहले राजगीर ही राजधानी थी। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न नंबर 2 कहता है कि नालंदा पर संक्षेप टिप्पणी लिखें। जो नालंदा विश्वविद्यालय उसके ऊपर संक्षेप टिप्पणी लिखना है, उसके बारे में बताना है। देखिए, नालंदा बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। चीनी यात्री हैन सांगा, जो चीनी यात्री थे हैन सांगा, इसने इससे संबंधित लिखा था कि इसमें 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, जिसको 15 अध्यापक पढ़ाते थे, सॉरी 1500 अध्यापक पढ़ाते थे, यानी कि 1500 टीचर पढ़ाते थे। सभी छात्र छात्रावास में रहते थे। उनके खाने पीने और अन्य खर्चे के लिए राज्य ने 200 गांव दिए थे और इसके सारा खर्च इसी गांव से चलता था। इस विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए अपने देश के अलावा विदेश से भी छात्र आते थे। इस विद्यालय में पढ़ने के लिए लोग विदेश से भी विद्यार्थी आया करते थे। ठीक है, इसके अलावा विदेशी छात्र भी आते थे। इसमें प्रवेश पाना सरल नहीं था, यानी आसानी से इसमें एडमिशन नहीं होता था। ठीक है, विश्वविद्यालय में पढ़े हुए छात्र समाज और राजदरबारों में सम्मानित का पात्र होते थे। जो इस विश्वविद्यालय से पढ़ के जाते थे उसको राजदरबार, जो कि राजदरबार होते थे, उसमें सम्मान के पात्र होते थे, सम्मान उसको मिलता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षेप दें। देखिए, मौर्यकाल के बारे में, यानी कि मौर्यकाल को जानने की क्या क्या स्रोत है उनके बारे में लिखना है। ठीक है, तो देखिए, पहला है कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला है मेगास्थनीज की इंडिका। ठीक है, इंडिका बुक किसने लिखी है? तो मेगास्थनीज ने लिखा। ठीक है, ठीक है, मौर्यकालीन भारत के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इंडिका में क्या लिखा है? मौर्यकाल के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, जिसमें तत्कालीन शासन व्यवस्था, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक महत्वपूर्ण विवरण मिलता है। यानी कि मौर्यकाल के बारे में शासन व्यवस्था, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक के महत्वपूर्ण के बारे में लिखा हुआ इंडिका के जो बुक है उसमें। ठीक है, तो एक हो गया। और दूसरा में आपको लिखना है विख्यात मुद्रा राक्षस। देखिए, विख्यात मुद्रा राक्षस, इस प्रमुख ग्रंथ में नंद वंश का चंद्रगुप्त द्वारा नाश का वर्णन है। यानी जो नंद वंश का जो नाश किया चंद्रगुप्त द्वारा, जो उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए, तीसरा नंबर में जैन और बौद्ध साहित्य। जैन और बौद्ध दोनों धर्म के साहित्य में तत्कालीन समाज, राजनीतिक आदि की जानकारी प्राप्त होती है। ओके, इसके बारे इसके द्वारा भी यानी कि पता चलता है। ठीक है, और लास्ट है 4 नंबर है अशोक के शिलालेख। देखिए, स्थान स्थान पर लगे अशोक के शिलालेख से भी मौर्यकालीन प्रशासन, धर्म, समाज, अर्थव्यवस्था आदि का प्रकाश डालता है, यानी कि इसके बारे में पता चलता है मौर्यकालीन के बारे में। तो आप ये 4 टॉपिक लिख सकते हैं मौर्यकालीन के, यानी कि स्रोत के, प्रमुख स्रोत के बारे में, जिससे कि मौर्यकालीन के बारे में पता चलता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न है कि गुप्त कौन थे? गुप्त वंश का स्थापक कौन था? देखिए, गुप्त कौन थे और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो चलिए जानते हैं इसका आंसर।
देखिए गुप्त कौन थे, इस विषय पर इतिहासकारों में बहुत मतभेद हैं। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने उन्हें ब्राह्मण बताते हैं, तो गौरी शंकर बिहारी प्रसाद शास्त्री ने उन्हें क्षत्रिय, कुछ इतिहासकार उन्हें शूद्र तक कहने से नहीं चुके, यानी कि सभी अलग अलग इसको कहते हैं। ठीक है, अतः इसके कोई ठोस आधार पर अभी तक नहीं मिला है जो कि गुप्त लोक के विषय में पूर्ण जानकारी दे। ठीक है, अभी तक इसका कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला जो कि जिसके बारे में गुप्त वंश के यानी गुप्त कौन थे उसके बारे में किसी को अच्छी से जानकारी नहीं है। ठीक है, तो देखिए गुप्त वंश का स्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। उसका शासनकाल 230 ईस्वी से 336 ईस्वी तक रहा। देखिए आपको ये प्रश्न यहाँ से बनता है कि गुप्त का शासन कब से कब तक रहा, तो 230 से ईस्वी से 336 ईस्वी तक। ओके, और इसका संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। ये नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, और जितने भी प्रश्न है सभी सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का उपलब्धियों का वर्णन करना है। ठीक है, ठीक है, आंसर इसका लिखना है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त जो कि समुद्रगुप्त का पुत्र था। ओके, चंद्रगुप्त किसका पुत्र था, तो समुद्रगुप्त का पुत्र था। उसने 380 ईस्वी से 410 ईस्वी तक शासन किया। सबसे पहले उसने बंगाल पर अपनी विजय फहराई, उसकी सबसे महत्वपूर्ण सफलताएं थी। सबसे पहले उसने क्या किया, बहुत सारी यानी कि सफलताएं हासिल की। सबसे पहले वो बंगाल को अपने जीता और मालवा काठियावाड़ और गुजरात इन सभी को क्या किया, जीता उसने। ठीक है, तो बहुत सारे शासकों को हराया। विक्रमादित्य की पद्धति धारणा की, और देखिए विक्रमादित्य का जो पद्धति थी यानी कि जो बोला था उपाधि, वो कब उसको मिली थी, तो गुजरात को हरा के मिला था। ठीक है, तो संस्कृत का महत्व कवि जो कालिदास इसके दरबारी में रहता था। अब वो एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है कि कालिदास किसके समकालीन कवि थे, तो वो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। ठीक है, ये इन्हीं के दरबार में रहा करते थे। इसके शासनकाल में प्रजा सुखी और समृद्धि थे, यानी प्रजा सभी को खुश था, सुख संपन्न से रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए अशोक के शिलालेख यानी कि अभिलेख का संक्षेप में महत्व बताइए। जो अशोक का जो अभिलेख है उनके महत्व को लिखना है। ठीक है, देखिए मौर्यों के इतिहास को जानने के लिए मौर्य कालीन जो कि पुरातत्व प्रमाण जैसे मूर्ति कलाकृतियाँ मेगास्थनीज की जो बुक हैं और जैन और बौद्ध साहित्य आदि बड़े उपयोगी हैं, यानी कि मौर्य को जानने के लिए इन सारे उपयोगी हैं। ठीक है, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख जो कि प्राय सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थर और पॉलिश किए हुए स्तंभ पर लिखवाए थे, यानी प्राकृतिक पत्थर जो होते थे उस पर लिखवाया था। ठीक है, अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। अशोक ने क्या अपने अभी जो कि शिलालेख के अति से माध्यम से धर्म का प्रचार किया। इसमें बड़े के प्रति आदर, सन्यासियों के और ब्राह्मणों के प्रति उत्तरदायी, सेवकों और दासों के साथ उत्तर व्यवहार तथा दूसरे के धर्मों का परंपराओं का आदर शामिल है। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छी सी मतलब सबके बारे में अच्छा ही लिखा था धर्म थी में शिलालेख में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका स्टार्ट होता है और जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस सब प्रश्न पूछा गया सब है, सभी 3 स्टार लगा लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, देखिए प्रश्न पहला है कि इंडिका किसकी रचना है। आपने ऊपर में पढ़ा होगा कि इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहत्री कहा जाता है। लिच्छवी दोहत्री जो कहा जाता था समुद्रगुप्त को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गुप्त काल में हस्ती सेना का जो प्रधान को क्या कहते थे। गुप्त काल में जो सेना का प्रधान होते थे उसको क्या कहा जाता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नीचे देख लेते हैं, महादंड नायक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट, महादंड नायक। ओके, नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट है निम्न में से महिला संत थी। देखिए मीरा भी एक संत थी, अंडाल भी एक संत थी और कराइकल भी संत थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये तीनों महिला संत थी। ओके,
नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है धर्म की शुरुआत किसने की थी। देखिए जो धर्म की शुरुआत की थी वो अशोक ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य वंश का स्थापक कौन था। मौर्य वंश का स्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो किस धर्म को मानने वाला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। जो कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक, और इसका अंतिम शासक कौन था, तो वो था बृहदर्थ था। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। जो कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, जो कि अभी पटना में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, अशोक का व्यक्तित्व धर्म क्या था। अशोक जो व्यक्ति धर्म उसका क्या था, तो वो था बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अशोक ने यानी कि जितने भी युद्ध करना छोड़ दिए थे, सभी कुछ छोड़ दिए थे, और ये अपना एक यानी कि पूरा परिवर्तन हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है देखिए, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसके जो पुत्र थे महेंद्र और संघमित्रा, इसकी ये पुत्री थी संघमित्रा, इन दोनों को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अशोक किस वंश का शासक था। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अशोक किस वंश का शासक था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देख लेते पहले। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मौर्य वंश का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा मौर्य वंश। नेक्स्ट है आर्यभट्ट कहाँ का वासी था, कहाँ के निवासी थे। जो आर्यभट्ट थे वो कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पटना, जो कि पहले पटना को यानी कि कुसुमपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था, अभी फिलहाल उसको पटना में ही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। जो मेगास्थनीज जो आया था, जो कि जिसने इंडिका की रचना की, वो किस शासक के राजदूत के रूप में आया था। ठीक है, यानी कि पहले के ज़माने में जो कि कोई राजा किसी को भेजा करता था तो उसको राजदूत कहते थे। ठीक है, तो वो आए थे सेल्यूकस के राजदूत के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है। देखिए कलिंग युद्ध का जो वर्णन किया गया वो 13वें शिलालेख में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट है कि चीनी यात्री फयान किस शासक के काल में भारत आया था। तो ये जो चीनी यात्री फयान थे वो आए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि मेगास्थनीज भारतीय शासक के दरबार में आया था। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था, तो वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और सी हो जाएगा इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। देखिए सती प्रथा का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपको जो कि भानुगुप्त का एक एरन शिलालेख। ठीक है, एरन शिलालेख आपका ऑप्शन नंबर बी में है, जिसमें कि सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। जो इसका जो एरन अभिलेख का जो कि जिस लिखा गया था वो भानुगुप्त के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन ने आवाज़ उठाई और ब्रिटिश सरकार द्वारा इसका उस पर रोक लगा दी। ठीक है, और जब रोक लगाई थी वो आपको डेट भी याद रखना है कि 4 दिसंबर 1829 को। ठीक है, आपको ये डेट भी याद रखना है, 4 दिसंबर 1929 को रोक लगा दी गई थी सती प्रथा पर। ठीक है, और आपको एक भी और याद रखना है कि जो राजा राम मोहन राय थे उन्हीं ने ही ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। और आपको सती प्रथा के बारे में पढ़ लेना है कि सती प्रथा उसको कहते हैं जो किसी की अगर पति अगर
मृत्यु हो जाती थी तो उसी के साथ उस महिला को भी यानी कि उसी के साथ जला दी जाती थी जिंदा है, ठीक है। उसी को सती प्रथा के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापक कौन थे। जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसके स्थापक कौन थे, किसने स्थापना किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर गुप्त काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इस काल में सभी जितने भी जनता थे यानी कि सभी लोग सुखी संपन्न थे, बहुत अच्छा माना जाता था इस काल को, ठीक है। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार का विभाग का उल्लेख है। जो अर्थशास्त्र जिसने लिखा था आर्यभट्ट ने, उसने कितने प्रकार का विभाग का वर्णन लिखा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसका जो कौन कौन से विवाह है तो वो है ब्रह्मा, देव, आद्र, प्रजापत्य, असुर, गोवर्धन एवं राक्षस और पैशाच विवाह। तो ये 8 थे जो विवाह के बारे में वर्णन किया गया। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए। अशोक ने कितने अभिलेख लिखवाए थे, तो अभी तक जो प्राप्त हुए वो थे 33 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अभी तक इसका अभिलेख 33 प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है। जो कि अंगराज है वो अभी कहाँ पे है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भागलपुर। जो भागलपुर है उसी को अंगराज के नाम से पहले जाना जाता था, ठीक है। और ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ठीक है। नेक्स्ट है बिशमसार का संबंध किस वंश से था। बिशमसार का जो संबंध था तो वो थे हैर्यक वंश का, ठीक है। हैर्यक वंश आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिशमसार किस वंश से था तो वो हैर्यक वंश से था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कालिदास किसके समकालीन कवि थे। अपने ऊपर ही पढ़ा हुआ कि कालिदास जो थे वो थे चंद्रगुप्त के शासनकाल कवि, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। जो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई थी वो सबसे पहले किस राजा ने बनाई थी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा उदयन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। उदयन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी है। ऑप्शन है अरामिक, ब्राह्मी, प्राकृतिक या पाली, ठीक है। तो आपका इसका आंसर आपको कमेंट में बॉक्स में देना है, ठीक है। देखते हैं आपका तैयारी किस लेवल पे चल रही है, तो आपका इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इसका एक पार्ट 2 वीडियो आपको मिलेगा जिसमें आपको समय काल का बारे में बताया जाएगा कि किस राजा का शासन कब से कब तक था, यानी कि इस शासन के बारे में बताया जाएगा और कौन से राजा ने क्या किया, इनको और डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो इसका पार्ट 2 वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।